देखो आज अपने लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कोशिका को लेके बात करने जा रहे हैं। किसको लेके? कोशिका को। यानी अपना जो दूसरा चैप्टर है वो कौन सा है? कोशिका का है। और कोशिका की अगर हम बात करें तो इसको अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बात करते हैं कि कोशिका का अध्ययन किस रूप में किया जाता है या कोशिका का जो अध्ययन कराया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ठीक। और कोशिका विज्ञान की बात आती है कि इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? कौन बताएगा? हाँ देखो, इसको उस दिन भी लिखवाया था मैंने। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके लिए? साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब बात आती है कोशिका का महत्व क्या है। देखो, कोशिका के महत्व की बात करें तो जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं, ठीक है, जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। कोशिका में संपन्न होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे शरीर के लिए जितनी भी जरूरतों की आवश्यकता है वो कौन पूरा करके देता है? हमें कोशिका पूरा करके देती है। इसीलिए उस दिन पहले भी बात हुई थी कि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई मानते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो ये हमारे जीवन की भौतिक और रचनात्मक इकाई है, या कह सकते हैं क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। सारी क्रियाएं जो होती हैं जीवन के लिए वो भी सारी की सारी कोशिकाओं में होती है। और हमारे शरीर की जो रचना होती है या किसी भी जीव जंतु की शरीर की रचना होती है वो भी किससे होती है? कोशिका के द्वारा या सेल्स के द्वारा होती है। ठीक है, बात करते हैं खोजकर्ता को लेकर के। ठीक है, कोशिका के खोजकर्ता। देखो, खोज की बात करें या खोजकर्ताओं की बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, मुख्य नाम, यानी कोशिका को खोजने का जो काम किया वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को क्या किया? खोजा गया। किस में खोजा गया? तो ध्यान रखना, कॉर्क में। ठीक है, अब बात आता है कॉर्क क्या होता है। हाँ, कॉर्क में, कॉर्क के टुकड़े में जो है इसको खोजा गया। तो कॉर्क होता क्या है? हाँ, कोई भी बताओ एक। कॉर्क क्या होता है? किस चीज को कॉर्क कहा गया? अच्छा, बायोलॉजी तो पढ़ते चले आ रहे हो। अब कभी आज तक सामने वाले से तुमने पूछा कि ये कॉर्क होता क्या है आखिरकार? किस में मिली ये हमारे लिए संरचना? किताब भी खोले बैठे हो, बताओ। है नहीं किताबों में? हाँ, क्या है कॉर्क? बस सब जगह एक ही चीज लिखी मिलेगी कि कॉर्क में खोजा गया या कॉर्क के टुकड़े में खोजा गया। हाँ, कोई है और जानकार? कोई नहीं बायोलॉजी वाला? किसका ढक्कन? लकड़ी का ढक्कन। अच्छा, मतलब सर्च कर डाला है। देखो देखो, लकड़ी के ढक्कन से मतलब बात करी जाए तो ये लकड़ी का टुकड़ा है। यानी मृत पेड़ के जो टुकड़ा होता है, लकड़ी होती है उसका टुकड़ा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कॉर्क कहा जाता है। लेकिन कॉर्क का इस्तेमाल, इसको कॉर्क ही क्यों कहा गया ये समझ के लो, फिर लकड़ी का टुकड़ा क्यों नहीं कहा? पहले बात करी जाए तो जो चीजें हुआ करती थी वो ज्यादातर शीशे की बोतलों में आती थी। प्लास्टिक जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती थी। चाहे दवाई की बात करी जाए, चाहे मदिरा की बात करी जाए, विदेशों में कोई भी चीज बात करें, कोई केमिकल की बात करी जाए तो शीशों के बोतलें में भरा जाता था और उसके ऊपर से लकड़ी की, यानी सूखी लकड़ी की डाट जो है लगा दी जाती थी। ठीक है, जिससे वो निकले ना बाहर में ट्रांसपोर्टेशन में। और लगाने के बाद जो है उसको आगे सप्लाई किया जाता था, उसी को नाम दिया जाता था कॉर्क। तो होता है लकड़ी का ढक्कन। ठीक है, अगर हिंदी भाषा में देखें, क्योंकि इन लोगों ने गूगल करा है इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो भी कराओ, ठीक है। तो मेन चीज आती है कि इसकी बात देखें तो ढक्कन इस्तेमाल किया जाता था, उसी में इन लोगों ने सबसे पहले क्या करा? कोशिका को खोजा था। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें कि कोशिका को सेल कहा जाता है, और सेल किस शब्द का है या कह सकते हैं किस भाषा का शब्द है? जो सेल हम लोगों ने इस्तेमाल किया ये किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखेंगे ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है।
और बात करते हैं कि इस लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ क्या होता है, या कह सकते हैं इसका जो है मतलब क्या है सेल का। तो इसका मतलब होता है छोटा कमरा। लैटिन भाषा में इसका सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। ठीक है, अब बात आती है कोशिका को छोटा कमरा क्यों कहा। जैसे कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं और एक छोटी सी व्यवस्था में सब कुछ मिलता है हमारे लिए, ऐसे ही कोशिका में होता है। क्यों होता है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कमरे में सारी व्यवस्थाएं चीजें व्यवस्थित तरीके से होती हैं, ऐसी कोशिकाओं में सारी क्या होती है, चीजें व्यवस्थित तरीके से पाई जाती हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, छोटा कमरा या सेल का नाम दिया गया। अब बात करते हैं संख्या के आधार पर विभाजन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। देखो एक चीज सभी लोग सुन लो कि जा करके घर पे नोट्स सब बना रहे हो, ऐसा कोई है जो नोट्स बना ही नहीं रहा है? अगर नहीं है फिर भी मतलब पहले के लिखे हुए होंगे कुछ पे, तो जिस पे नहीं है वो भी नहीं बना रहे हो अभी तक? अच्छा देखो नोट्स जरूर बनाओ। और बात आती है कि मैं डेली कभी कभार बीच में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण है। ठीक है, उसका कारण यह है, और तुम लोग भी ये चीज समझ के चलो कि अगर सारी पीडीएफ डाल दी जाएंगी तो तुम यहाँ पैसे दे करके पीडीएफ ले रहे हो। ठीक है, और एक व्यक्ति वहां टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, वो फ्री में पीडीएफ ले रहा है, सेम कंटेंट पढ़ रहा है। ठीक है, उससे जरूरत क्या है फिर जो कोचिंग आने की? तो इसलिए सारी पीडीएफ डालना पॉसिबल नहीं है। या फिर एक काम करोगे तुम, जितने जितने हो उतना अपना अपना एक ग्रुप बना लो, मुझे उसमें एडमिन कर दो, मैं उसमें पीडीएफ करता रहूंगा। ठीक है, जितने क्लास के हो। हाँ वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो तुम में से कोई एक अपना ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में से जितना भी गर्ल्स वाला और बॉयज वाला जो बनाना चाहो, ठीक है, और उसमें मैं मेनली एडमिन कर दूं, मैं उसमें पीडीएफ पोस्ट करता रहूंगा। क्योंकि फिर तुम में और दूसरे सेंटर वालों के लिए फिर क्या अंतर रह जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए ये बात का ध्यान रखो थोड़ा सा। दूसरा, अगर नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं हो रहा है, तो शाम को जाओ, बैठो, फटाफट से 2x पे वीडियो को प्ले करो, और प्ले करने के बाद सारे नोट धड़ा धड़ा सारे बना डालो। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हो, समय भी है अब तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये काम करना जो है शुरू कर दो विशेष तौर पे। नहीं तो खाली हालात ये होंगे कि सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे पास लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, और फिर बाद में पढ़ने को कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो वीडियो को कम समय में देख पाना बहुत मुश्किल काम है, लिखा हुआ होगा उसे रिवाइज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पे। चलो कोशिका का विभाजन की बात करें तो कोशिका का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहली बात करते हैं, यानी पहले प्रकार की बात करें तो एक नंबर पे किया गया है संख्या के आधार पर। बातें नहीं है पीछे, संख्या के आधार पर। ठीक है, कोशिका विभाजन एक प्रकार से जो किया गया वो संख्या के आधार पर किया गया। दूसरे जो प्रकार में किया गया वो किया गया केंद्रक की रचना के आधार पर। केंद्रक की रचना के आधार पर। ठीक, यानी कोशिका का विभाजन कितने भागों में, दो भागों में, एक संख्या के आधार पर, दूसरा केंद्रक की रचना के आधार पर। संख्या के विभाजन में क्या क्या होता है, देखो संख्या के विभाजन की अगर हम महत्वपूर्ण तरीके से बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है, दो विभाजन होते हैं इसके भी। एक होता है एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। ठीक, तो संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव हो गए, एक कोशिकीय हो गए, दूसरे बहुकोशिकीय हो गए। अब बात करते हैं केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं कितने भागों में बांटा गया, तो इसको भी दो भागों में। कैसे कैसे, एक आता है हमारा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी हमारी आती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो एक हमारी संख्या के आधार पर और दूसरा केंद्रक की रचना के आधार पर। संख्या के आधार पर दो प्रकार की, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय वाले। दूसरी बात करें केंद्रक की संरचना के आधार पर तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब सबकी एक एक बात करते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वाला सिस्टम तुम खुद ही समझ गए होगे। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय जिन जीवों की संरचना एक कोशिका से हुई है वो एक कोशिकीय, जिनकी बहुकोशिकाओं से हुई है, एक से ज्यादा से हुई है, वो बहुकोशिकीय। बात करेंगे यूकैरियोटिक को लेकर के और प्रोकैरियोटिक को लेकर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के लेकर के, तो इसमें बात करी जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं।
प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा, इस समय जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, किसी का हुआ अभी तक? अच्छा, कैसा आ रहा है इस समय जीडी का एग्जाम, मतलब लेवल क्या आ रहा है? हाँ, नॉर्मली चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एग्जाम जो है नॉर्मली आ रहा है, इसे कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। चल देखो, एक चीज तुम विशेष तौर पर ध्यान रखो कि यूपीपी का एग्जाम जब भी होगा मेरिट हाई जाएगी। उसका कारण है एक बहुत बड़ा, जितने भी लोग ग्रुप डी में लगे हुए हैं, समझ लेना मेरी बात को, जितने भी ग्रुप डी में लगे हुए हैं, जितने भी जीडी में लगे हुए हैं, ठीक है, ये तुमसे होशियार है, क्लियर समझ के चलो, ठीक है, ये सारे के सारे यूपीपी में बैठेंगे ही बैठेंगे, सबका फॉर्म अप्लाई है, ठीक है, और सही ना कहीं ये मान के चलो ये कंपटीशन को बहुत हाई करेंगे, क्लियर बात है, ठीक। हाँ, सही बात ये है, ऐसा नहीं है पेपर लीक हुआ है, लोगों के 145-46 तक सही गए हैं, चलो ऐसे मान लो मिल गए उसमें क्वेश्चन, लेकिन असलियत देखोगे तब भी लोगों के 130 तक क्वेश्चन सही गए थे अभी एग्जाम में, ठीक है, ये हालात थे। तो खुद सोच सकते हो बाकी का तुम लोग की क्या हालात है एग्जाम को लेकर के। उसका कारण है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो भले ही गवर्नमेंट जॉब में है, एक तो उनके पास माइंड का प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, जैसे तुम पे प्रेशर है कि भाई कमाना, नौकरी चाहिए, उनका नौकरी है, टेंशन फ्री है, घर से परिवार से टेंशन फ्री हो गए। अब मेन चीज उनको तैयारी करनी तो रहेगी, और दबा कर तैयारी कर रहे हैं वो खूब तरीके से। तो मेन चीज इसलिए ये है कि वो लोग बैठेंगे और वही मेरिट बढ़ाते हैं, मेरिट बढ़ाते ही वही है। मैंने तुमसे एक बात कही, शुरू के 5 लाख से कंपटीशन है, उसके बाकी के जो है 45 लाख ना, उनका हटा दो एक तरफ से, उनका कोई लेना नहीं है। वो हैं जो कभी गांव से निकले भी नहीं अपने, कि कोचिंग देख भी लें कैसी होती है, ऑनलाइन कोर्स देख भी लें कैसा होता है, भले यूट्यूब पे 2-4 दिन अगर मिल गया हो तो सिस्टम देख लिया हो, वरना किसी ने कुछ नहीं देखा, ये हालात रहे। मॉक टेस्ट का तो छोड़ ही दो उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो 45,000 में कोई फाइट नहीं है, 5 लाख से ही फाइट है, और उन्हीं से आगे फाइट होगी, ये भी क्लियर बात है। और अब तो और ज्यादा मामला टफ हो जाएगा। टफ इसलिए हो जाएगा, जिन लोग पर तैयारी नहीं थी और वो अगर सीरियस हो गए तो समझ लो कहीं ना कहीं वो भी जो है इस मामले में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे हर कल, ठीक है। अच्छे, हाँ तो ऐसा है, मतलब नॉर्मली बात करी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अब तक जो है, अगर मान लो अपने ही क्षेत्र में बात करिए, तो मुरादाबाद फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे तो पेपर देने यूपीपी का कभी एग्जाम देखा ही नहीं उन्होंने, सिस्टम देखा ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे भी हालात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन लोगों से घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत शुरू के 5 लाख सही है, ठीक है। हाँ, अब तैयारी अब तो ढंग से करो बढ़िया करके, ठीक है। चलो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या विशेषताएं इनमें नहीं पाई जाती हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर मेनली पाया गया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ये बात नहीं, अब एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है सारे के सारे ये कैसे पाई जाती हैं, एक कोश के जीवों में पाई जाती हैं। दूसरी बात क्या होती है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, ठीक। अगर बात करिए केंद्रक से क्या लेना देना है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की बात समझ लो कि इस तरीके से कुछ कोशिका की संरचना होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, ये जंतु कोशिका की तरह चित्र है, पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का नहीं है। और इसमें केंद्रक साइड में होता है, तो हर कोशिका में, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, जो कि यूकैरियोटिक होती हैं, उनमें यहाँ केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इनमें ये केंद्रक यहाँ पर नहीं पाया जाता, ये इनकी क्या है सबसे बड़ी विशेषता है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करी जाए, यानी केंद्रक ना पाने के अलावा बात क्या है, तो जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इनमें केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती है, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, बातें नहीं पीछे, नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है। इसके साथ साथ बात करें, अब बात आती है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया तो डीएनए पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए पाया जाता है, लेकिन अगर बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे इसमें
हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन का ही एक नाम है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात एक कोष के जीवों में पाई जाती है। दूसरी बात इनमें केंद्रक का अभाव होता है। तीसरी बात इसमें केंद्रक कला भी नहीं पाई है, क्योंकि केंद्रक नहीं है तो केंद्रक कला भी नहीं है। इसके बाद डीएनए पाया जाता है इसमें। इसके अलावा बात करें, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें राइबोसोम और मीसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या? इसमें राइबोसोम और मीसोसोम, राइबोसोम और मीसोसोम पाए जाते हैं। प्रश्न कैसे आएगा? ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। प्रश्न आएगा कि वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है, या वे कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं ज्यादातर। इसके अलावा बात करें ये साइज में कैसी होती हैं, तो ध्यान रखना ये बहुत छोटी होती हैं। ये है बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ये कैसी होती है, साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। इसके अलावा बात करी जाए इनमें केंद्र का विभाजन कह सकते हैं या कोश का विभाजन कैसे होता है, तो ध्यान रखना इसमें कोश का विभाजन, कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष होता है। कोश का विभाजन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसमें कोश का विभाजन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। इसके अलावा बात करी जाए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ ही साथ बात करें इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन बात करी जाए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? अरे क्लोरोफिल की सहायता से होता है। ठीक है, अगर लेकिन इनमें बात करें तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इनमें थाइलेकाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइलेकाइड। थाइलेकाइड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोफिल की सहायता से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? थाइलेकाइड की सहायता से होता है, या कह सकते हैं थाइलेकाइड की सहायता से पूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़े या लिख रहे हो अभी? 2 मिनट लिखो, चलो। बढ़े आगे। ठीक है, देखो ये सारी की सारी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और अब बात करते हैं अपने लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं। किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, देखो बात करते हैं विशेषताओं की। बात करें तो किसकी करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करिए यूकैरियोटिक, तो ये सारी सारी जटिल और पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये सभी जटिल क्या हुआ? रुको, संजय सर वाली नहीं तो नहीं थी फाइल, वो पीछे चेंज हो गया।
यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं ना, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या चाहिए उसका नंबर, उसमें मत लिखो तुम लोग, नहीं मत लिखो, तब भी तुम लोग का अगर खुद बनाओ तो लिखना, वरना मत लिखना, क्योंकि मेरे पास तो तुम लोग का बना हुआ है ग्रुप। ठीक है, हाँ जिसका नहीं हो वो एक बार ऐड करा लेना बस। ठीक है चलो देखो, क्या लिख दिया है नंबर, तो एक ग्रुप खुद बनाना है ये तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं इतने ग्रुप मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं बने हुए। मैं हाँ एडमिन कर देना मुझे उसमें, बस इतना करना। ठीक है, हाँ दूसरा देखो यूकैरियोटिक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ग्रुप जो भी बनाओ उसमें एडमिन को छोड़ करके बाकी किसी को मैसेज वाला अलाउ मत करना। वो इसलिए मत करना क्योंकि इतने मैसेज करते हो फिर तुम लोग एक दूसरे के लिए, पता चलता है ग्रुप लेफ्ट करना ही मजबूरी बन जाती है। ठीक है, हाँ फिर खाने जा रहे हैं तो भी, पीने जा रहे हैं तो भी, नहाने जा रहे हैं तो भी, सब तरफ मैसेज ही मैसेज। क्या, हाँ नहीं मेन चीज ये है कि उसमें कर दो, भले ही कितना भी कहोगे काम वाली चीज डाल, नहीं करेंगे गड़बड़ी उसमें जरूर। ठीक है, हाँ चलो देखो, हाँ पता चल रहा है कि कोई जो है दक्षिण एशिया में मर गया तो उसको भी बता रहे हैं कि दक्षिण एशिया में मर गया। ठीक है, जाकर के ये बातें होती हैं उसमें। ठीक है, किसी की टांग टूट गई, लो भैया भैया की टांग टूट गई, अच्छा भैया मिलने जा रहे हैं, ये है वो है। चलो देखो, इसलिए सारे जितने भी अपने भी सेंट्रल ग्रुप में सब में बंद है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं एक एक करके, और इसमें मेनली बात करी जाए मुख्य तौर पर तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो है जटिल और विकसित कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये जटिल और विकसित कोशिकाएं होती हैं। जटिल और विकसित कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। यानी बात कह सकते हैं इनकी जो संरचना के आधार पर बात करें तो ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, और साथ ही साथ क्रियाकलाप के हिसाब से बात करें तो क्या होती हैं? जटिल भी होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें इनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें एक सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हाँ देखो, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें सुविकसित, सुविकसित का मतलब पूर्ण रूप से विकसित, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात ध्यान रखनी है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा बात करें किन किन में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ये सभी, ये सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतुओं में, ये सभी पादप और जंतुओं में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तो किस किस में? पादप और जंतुओं में पाई जाती हैं। दूसरी बात करें, जब केंद्रक पाया जाता है तो केंद्रक कला का विकास होगा, तो इनमें केंद्रक कला विकसित होती है, केंद्रक कला विकसित होती है, विकसित होती है। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना है केंद्रक कला पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित होती है। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें प्रोटीन जो होता है, इसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सीधे किसमें होते हैं? कोशिका द्रव्य के संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए सीधे कोशिका द्रव्य, सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें किसमें होते हैं? उसमें डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। ठीक है, द्रव्य के संपर्क में नहीं होते हैं। अब बात आती है नहीं होते हैं,
कि क्यों नहीं होते हैं। देखो क्यों नहीं होने का कारण यह है कि इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, और आरएनए डीएनए कहाँ मिलता है, केंद्रक के पास मिलता है, इसीलिए उस केंद्रक कला के अंदर बंद रहते हैं, जीव द्रव्य में घूम नहीं होते हैं। वहां केंद्रक नहीं होता है तो केंद्रक कला भी नहीं होती है, इस कारण से वो डायरेक्ट किस्म होते हैं, जीव द्रव्य में उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जो होते हैं वो 80 एस के गुणांक में पाए जाते हैं, उसमें 70 एस के गुणांक में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें राइबोसोम 80 एस के गुणांक में पाए जाते, राइबोसोम पढ़ाएंगे तभी पता चल जाएगा सारा कुछ, गुणांक में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें किस में पाए जाते हैं, उसमें 70 एस में पाए जाते हैं, या 70 एस के गुणांक में पाए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखोगे, इनमें कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज से या सेल्यूलोज के द्वारा होता है। इसके अलावा बात करी जाए, इन प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्रीय या समसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनमें विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री, समसूत्री या अर्धसूत्री पाया जाता है या होता है। ठीक है, समसूत्री या अर्धसूत्री होता है। ठीक है, इन मानों का ध्यान रखना है। एक बात दोबारा, दूसरी बात कर जाए, इन सभी में लिंग प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, इनमें लिंग प्रजनन पाया जाता है। लिंग प्रजनन पाया जाता है, उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो चीज इसमें है तो समझ के चलो कि मुख्य तौर पर उसमें नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, क्योंकि सिंगल कोशिकाओं के होते हैं ज्यादातर सभी, इसीलिए। ठीक है, चल इसके अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर, तो कोशिकाओं का विभाजन और दो भागों में हुआ है, एक जंतु कोशिका में और दूसरा पादप कोशिकाओं में। ठीक है, चलो टाइम क्या हुआ है अभी, अच्छा टाइम है अभी। ठीक है, तो बेस बात करते हैं कि और जंतु कोशिकाओं की विशेषताओं की, इतना हो गया तुम लोग का, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब बात करते हैं जंतु कोशिकाओं की विशेषताओं को लेकर। जंतु कोशिका, देखो जंतु कोशिकाओं की विशेषताओं की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो इनमें त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो इधर समझने की कोशिश करो, लिखने के साथ साथ इधर भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अच्छा, इनमें त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? अरे 3 लेयर किसमें? कोशिका में, सेल्स में। देखो
ठीक है, ये हमारी संरचना है किसकी, कोशिका की। और ये हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो त्रिस्तरीय का मतलब समझने की कोशिश करो, क्या है त्रिस्तरीय का मतलब। अरे कैसे ओरे ओरे कर रहे हो, देखो एक बाहर की परत हो गई है, इसके अलावा दूसरी देखो, ठीक। इस तरीके से क्या होती है, परत चढ़ी होती है इनके साथ। ये सब बातें नहीं, ठीक। समझ गए इसका मतलब, इसका मतलब है इनकी जो लेयर बनी होती है, बाहरी कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किससे बनी होती है, 3 लेयरों से बनी होती है। पीछे तीनों लोग ऐसे ही मान जाओगे क्या, ठीक है। तो पीछे की जो क्या होती है कि इनकी 3 लेयर लगातार होती हैं, और इसी को हमने क्या कहा है, त्रिस्तरीय कहा है। क्या कहा है, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो इन सब में क्या पाई जाती है, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी बात करें, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किन की बनी होती है, किन की बनी होती है, जंतुओं की, ठीक है। जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो, ठीक है, हाँ। इनकी कोशिका भित्ति क्या, भित्ति सेलुलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जंतुओं की, ठीक है। यानी हमारी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज की संरचना से बनी हुई है। इसके अलावा बात करी जाए कुछ पौधों को छोड़कर, ठीक है, सभी में क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। यानी जंतु कोशिका में, पादप कोशिका की बात करें तो कुछ में ऐसे पौधे भी आए जिनकी कोशिकाओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता, बाकी सब में क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं की बात करें, इनमें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए। जितनी भी जंतु कोशिकाएं होंगी उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनमें लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बात करें क्या इनमें रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना इनमें रसधानियां या रिक्तिकाएं, रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो ठीक है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा बात किया है कि इनमें तारक केंद्र पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इनमें तारक केंद्र केंद्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जंतु कोशिकाओं की विशेषताएं, इनमें तारक केंद्र भी नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए इनमें विशेष तौर पर देखें तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाता है इसमें, तो इसमें लवक क्या होते हैं, पादप कोशिकाओं की बात करें तो उनमें लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, तो कल बात करेंगे हम लोग पादप कोशिकाओं को लेकर के, और आगे कोशिकाओं के विभाजन या कोशिकाओं के विभिन्न पदार्थों को लेकर के, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ लिख लो।